हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहनलाल जांगिड़ फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है कि अपवर्तन क्या है। हमने पिछले वीडियो में अपवर्तन के बारे में और अपवर्तन से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, आज का जो अपना टॉपिक आता है ये आता है अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, प्रश्न ये उठता है कि डू यू मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कल अपवर्तनांक के बारे में कि अपवर्तनांक जो है वो प्रत्येक माध्यम का एक ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण वह माध्यम स्वयं में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का विरोध करता है। तो उसी गुण को क्या कहा जाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस अपवर्तनांक को परिभाषित किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए, अपवर्तनांक कहेंगे निर्वात में प्रकाश के वेग व माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात ही क्या कहलाएगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए, अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले इसको परिभाषित किस प्रकार से करेंगे। निर्वात में प्रकाश के वेग व माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूं कि रेशियो ऑफ लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स वैक्यूम में प्रकाश के वेग व मीडियम में प्रकाश के वेग वेलोसिटी का रेशियो जो है वही क्या कहलाता है, उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मीन्स इट्स रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अब देखिए, मैं इसको परिभाषा के रूप में इस प्रकार से लिख सकता हूं, म्यू इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश का वेग या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, माध्यम में प्रकाश का वेग। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश के वेग को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और माध्यम में प्रकाश के वेग को हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट अबव द इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू c अपॉन v। अब देखिए, यहां ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आया है, जो अपवर्तनांक जो आया है, वो एक विमाहीन व मात्रकहीन राशि होगी, क्योंकि यहां पर ये जो राशि है, ये जो क्वांटिटी है, ये दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, ये दो समान राशियों का अनुपात है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं यह एक
मात्रकहीन राशि होती है। इसका मान माध्यम की प्रकृति, ताप व आपतित किरण की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अब देखिए, ये एक विमाहीन राशि होती है और साथ में यूनिटलेस होती है। इसका जो मान है वो माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर और आपतित किरण की जो तरंग दैर्ध्य है, इंसिडेंट रे की जो वेवलेंथ है, उसके ऊपर इसका मान डिपेंड करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका मान तरंग दैर्ध्य के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो माध्यम है, एक माध्यम फर्स्ट और दूसरा माध्यम सेकंड। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। प्रश्न ये उठता है क्यों होता है, तो ऐसा होता है अपवर्तनांक के कारण, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का जो वेग है वो नियत होता है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे देखिए, C जो है वो है निर्वात में प्रकाश का वेग, मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसका जो मान है ये होता है 2.99792,458 × 10⁸ इसको मैं लिख सकता हूं। देखो, जब इसको अपन पूर्णांकित करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, निर्वात के लिए अगर बात की जाए तो निर्वात में प्रकाश का वेग नियत होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर देखिए, यहां जो ये v है माध्यम में प्रकाश का वेग, ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि डिफरेंट मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहां देखिए, अब हम ये मान के चलते हैं, मान लिया कोई प्रकाश की किरण माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में एंटर हो रही है, तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, यदि माध्यम फर्स्ट में प्रकाश का वेग v1 हो तो उस माध्यम का अपवर्तनांक, तो देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां पे μ1 होगा C/v1, क्योंकि हमने पहले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या माना है, v1 माना है। तो मैं इसको यहाँ पे समीकरण 2 प्रदान करता हूं। अब देखिए, इसी प्रकार से ये जो लाइट रेज है, प्रकाश की जो किरण है, वो माध्यम सेकंड में जब एंटर होती है तो उसका वेलोसिटी डिफरेंट होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यदि माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 हो तो उस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, μ2 = C/v2।
तो देखिए अब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष यदि अपवर्तनांक की बात करें कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो समीकरण हम क्या करते हैं, इस समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास मान प्राप्त होगा। तो यहां लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो मान प्राप्त होगा μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू c अपॉन v2 डिवाइड बाई c अपॉन v1। तो देखिए यहाँ c से c कैंसिल होगा, तो हमारे पास यहाँ पे मान आएगा μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। तो देखिए ये जो इक्वेशन 3 प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन v2 एंड μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन v1। तो मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूं कि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। कहने का अर्थ ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यदि किसी माध्यम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान मैक्सिमम है तो उस मीडियम के लिए उस मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम ये देखते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेवलेंथ के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो यहां देखिए चूंकि v1 इज इक्वल टू होगा न्यू लैम्बडा 1 और v2 इज इक्वल टू होगा न्यू लैम्बडा 2। अब देखिए ये जो समीकरण है ये आया है वेग और तरंग दैर्ध्य में संबंध से, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। v इज इक्वल टू होता है n लैम्बडा। तो देखिए हमने ये पहले अध्ययन कर लिया है कि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति और रंग अपरिवर्तित रहते हैं, वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं। अब ये किस प्रकार से बदलेंगे, तो ये बदलेंगे माध्यम के अनुसार। तो देखिए समीकरण 3 में रखते हैं मान, समीकरण 3 से μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v1 इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा 1। तो यहाँ पे आएगा न्यू लैम्बडा 1 एंड वैल्यू ऑफ v2 इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा 2। न्यू से न्यू कैंसिल, तो यहाँ पे इक्वेशन प्राप्त होगा μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। तो देखिए हम इस समीकरण 4 से यह कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ही माध्यम के लिए अलग अलग रंग के लिए अपवर्तनांक का मान अलग अलग होता है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। हाँ तो देखिए अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि क्या होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या समझते हैं इससे आप, या डू यू मीन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक टॉपिक के अंदर से जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से हैं उन प्रत्येक क्वेश्चनों को लास्ट में सबमिट किया जाएगा। तो विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो देखिए
अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए हमने परावर्तन के बारे में भी या रिफ्लेक्शन के बारे में भी हमने स्टडी की है, हमने रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के बारे में भी स्टडी की है। अब जो अपना टॉपिक आता है ये आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए हम ये मान के चलते हैं, मान लिया ये हमारे पास कोई सघन माध्यम है या डेंसर मीडियम है। इस डेंसर मीडियम में यहाँ पे रखा हुआ है सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत। अब देखिए ये जो प्रकाश स्रोत है ये अनंत इन्फिनिटी लाइट रेज प्रोड्यूस करेगा, अनंत प्रकाश की किरणें उत्सर्जित करेगा। तो हम सबसे पहले किसी एक रे के ऊपर हम विचार करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस स्ट्रक्चर फर्स्ट में देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है तो क्या होता है, जैसे ये सघन से विरल में प्रवेश करेगी तो विरल में जाने के पश्चात या जैसे ही विरल में एंटर होती है तो ये स्वतंत्र रूप से गति करेगी। तो देखिए इस स्थिति में इसका वेग बढ़ेगा और वेग बढ़ेगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो यह नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है, दूर चली जाती है। अब देखिए इस स्थिति में आपतन कोण जो है, इंसिडेंट एंगल जो है वो स्मॉल होगा रिफ्रैक्शन एंगल से। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं I इज लेस देन R। अब देखिएगा जैसे जैसे हम इस प्रकाश की किरण को, इस लाइट रेज को अपसाइड करते हैं, ऊपर की ओर उठाते हैं, तो आपतन कोण के मान में वृद्धि होती चली जाती है। और जब आपतन कोण के मान में वृद्धि होती है मींस हम इस इंसिडेंट रे को जब ऊपर की ओर उठाते हैं तो ये जो रिफ्रैक्टिव जो रे है वो डाउन साइड नीचे की ओर होती चली जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें अपवर्तित प्रकाश की किरण जो है वो इस पृथककारी पृष्ठ के समानांतर हो जाती है। तो देखिए जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते चलते हैं वैसे वैसे एक स्थिति ऐसी आती है कि एक आपतन कोण के एक निश्चित मान के ऊपर ये जो अपवर्तित किरण है ये पृथककारी पृष्ठ के समानांतर हो जाती है। तो इसी स्थिति में रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्शन एंगल का जो मान है वो प्राप्त होता है 90 डिग्री। तो इसी स्थिति में जो डेंसर मीडियम में जो इंसिडेंट एंगल है वो कहलाएगा आपका क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। तो देखिए मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं I = IC, क्योंकि क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल को हम IC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए भैया इसी स्थिति में I = क्या होगा, IC। अब देखिए यदि हम इस इंसिडेंट रे को, इस आपतित किरण को थोड़ा सा और ऊपर उठा देते हैं, अर्थात सघन माध्यम में आपतन कोण का मान इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये जो लाइट रे है वो वापस उसी मीडियम में लौट आती है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये जो I है ये इज ग्रेटर देन होगा IC के, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इज ग्रेटर देन IC। तो देखिएगा एक बार फिर से समझिए, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग, उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है और वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपतन कोण के एक निश्चित मान के ऊपर अपवर्तित प्रकाश की किरण पृथककारी पृष्ठ के समानांतर हो जाती है। अतः सघन माध्यम में आपतन कोण का, इंसिडेंट एंगल का वह मान, वह वैल्यू जिसके अंतर्गत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है, इसे ही कहा जाएगा क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। अब देखिए जब सघन माध्यम में हम आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर देते हैं तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम या उसी मीडियम में लौट आती है।
इस परिघटना को ही क्या कहा जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट यहाँ पे समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो ध्यान देना। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बढ़ जाता है और वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा या r इज ग्रेटर देन I होता है। और यहां लिख देते हैं चित्र फर्स्ट में दर्शाए अनुसार। देखिए चित्र फर्स्ट में दर्शा रखा है कि जब कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होती है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। इस स्थिति में रिफ्रैक्शन एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल। अब देखिए दूसरी स्थिति में जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता चला जाता है। और आपतन कोण के एक निश्चित मान पर अपवर्तित प्रकाश की किरण पृथक्कारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है। इस स्थिति में विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान
90 डिग्री हो जाता है। देखिए इसे चित्र सेकंड में दर्शाया गया है। तो एक बार फिर से ध्यान देना, जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल, जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल इंक्रीज किया जाता है तो रेरर मीडियम में जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो भी इंक्रीज होता चला जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें एक निश्चित इंसिडेंट एंगल के ऊपर रिफ्रैक्शन एंगल का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है। मींस ये जो रिफ्रैक्टिव रे जो है ये है रे पृथक्कारी पृष्ठ के पैरेलल प्राप्त हो जाती है। तो देखिए इसी स्थिति में सघन माध्यम में आपतन कोण का जो मान है उसे ही कहा जाएगा क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। तो देखिए अब क्रांतिक कोण की परिभाषा यहां लिखते हैं। आता है सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे आईसी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा आता है डेंसर मीडियम में इंसिडेंट एंगल की वह वैल्यू जिसके संगत रेरर मीडियम में रिफ्रैक्शन एंगल का मान 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है, या फिर सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तित किरण पृथक्कारी पृष्ठ के समानांतर हो जाती है। इसे आपतन कोण को क्या कहा जाएगा? क्रांतिक कोण, एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय आईसी। अब देखिए, अब यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर देते हैं तो यह प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो यहां देखिएगा जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक किया जाता है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है या लौट आती है। इस घटना को या इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो देखिए अब हम इसके डेफिनेशन लिखते हैं। तो
यहां ध्यान देना आता है जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान या फिर हम ये कह सकते हैं कि अतः जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। तो देखिए, अतः जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर इंसिडेंट होती है तो वह पुनः उसी मीडियम में लौट आती है। इस घटना को ही क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देखिएगा, मैंने आपको अभी पिछले टॉपिक में अपवर्तनांक में ये बताया है कि अपवर्तनांक जो है वो पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह स्वयं के अंदर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण का क्या करता है? विरोध करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार से विरोध करता है, या फिर अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक का मान किस राशि के ऊपर डिपेंड करता है? तो देखिए, यहां लिखते हैं क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति में, देखें कि क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति में क्या होता है? जब कोई लाइट रेज क्रांतिक कोण के ऊपर आपतित होती है तो इस स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, स्नेल के नियम से यहां लिखते हैं, स्नेल के नियम से, और देखिए स्नेल का जो नियम है ये होता है μ2 अपॉन μ1 इजकल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान देना, देखिए सघन माध्यम जो है यहां का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ2, और जो विरल माध्यम है यहां का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं μ1। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, यहां पे आपका जो मान प्राप्त होगा ये आएगा साइन आर अपॉन में साइन आई, क्योंकि यहां पर जो इंसिडेंट एंगल का जो काम करेगा, जो वर्क करेगा, वो करेगा यहां पे देखो सघन माध्यम में ये तो है इंसिडेंट, ये रेरर मीडियम में जो है ये है अपवर्तन कोण या रिफ्रैक्शन एंगल। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर देखो सघन माध्यम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम है, और यहां पर जो ये रेरर मीडियम है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मिनिमम है। लेकिन यहां पर जो लाइट रेज है वो डेंसर टू रेरर में एंटर होती है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, μ2 अपॉन μ1 इजकल टू साइन आर अपॉन साइन आई। अब देखिएगा, चूंकि I इजकल टू IC होने पर, क्योंकि यहां पे देखिए विशेष प्रतिबंध है क्रांतिक कोण पर आपतन की स्थिति में, तो I इजकल टू IC होने पर R इजकल टू 90। सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि μ2 अपॉन μ1 इजकल टू साइन 90
अपॉन साइन आई सी। और देखिए साइन 90 डिग्री जो है इसकी वैल्यू होती है 1, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो देखिएगा यदि यहाँ पर विरल माध्यम के स्थान पर वायु हो तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है लगभग 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यदि μ1 सिमिलरली 1 हो तो μ2 का जो मान है वो लगभग μ के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ μ इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी इक्वल टू होता है कोसेक आई सी। तो देखिए ये जो आपका समीकरण प्राप्त हुआ है यह समीकरण अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध प्रदर्शित करता है। समीकरण 1 अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण में संबंध दर्शाता है। तो देखिए मैंने आपको अपवर्तनांक वाले टॉपिक में बताया था कि अपवर्तनांक जो है वो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अलग अलग माध्यम के लिए डिफरेंट मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान डिफरेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए डिफरेंट मीडियम के लिए जो यहाँ पे क्रिटिकल जो एंगल है उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, और जब इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी तो हमारे पास यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वैल्यू भी डिफरेंट ही प्राप्त होगी। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी से संबंधित 2 तथ्य रह गए उनके बारे में बताया जाएगा। अब देखिए टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या सम इंपोर्टेंट टिप्स बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देखें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, पहला तथ्य ये है कि जो लाइट रेज हैं ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर होनी चाहिए। मीन्स प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होगा। लेकिन यह घटित तभी होगा जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो देखिए पहला जो तथ्य है वह यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, और दूसरा ये है सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक या फिर I इज ग्रेटर देन IC होना चाहिए तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होगी, अन्यथा घटना घटित नहीं होगी। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है,
आता है इसमें प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहती है। अब देखिए विद्यार्थियों, इस टॉपिक में दो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक एक अंक के, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यह एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन पहला है, क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, क्रांतिक कोण को परिभाषित किस प्रकार से करना है। किसे कहेंगे क्रांतिक कोण? तो क्रांतिक कोण कहेंगे सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इसे ही क्या कहा जाएगा? क्रांतिक कोण। केवल आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसके बारे में भी मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंत में मैंने परिभाषा बता दी है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, इसी में आता है कि कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण। तो इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक के जितने भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जाएंगे। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, आपको यहाँ पे कुछ टिप्स बताए जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी उपयोगी हैं। तो देखिए, अभी तक का हमने जितना अध्ययन किया है उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है। अब देखिए, ये अपने जो 12th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी आधे अंक के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसी में दूसरा आता है प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है जिसका मान 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या फिर 2.99792 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें तीसरा आता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F=R/2। इसमें फोर्थ आता है
दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण ये होता है 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें नेक्स्ट आता है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो सदैव आभासी और सीधा होगा। उत्तल दर्पण के द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब भी सदैव आभासी व सीधा होता है। नेक्स्ट है यदि कोई धावक समतल दर्पण की ओर v वेग से दौड़ता है तो उसके सापेक्ष उसका प्रतिबिंब टू वी वेग से दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट है यदि कोई किरण समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। मीन्स ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर ये कोई लाइट रेज जो है वो इस प्लेन मिरर के लंबवत आपतित हो रही है। तो देखिए यह परावर्तन के पश्चात उसी पथ के ऊपर लौटेगी, लेकिन इस स्थिति में आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के मान ही क्या होंगे, 0 डिग्री होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आता है यदि किसी आपतित किरण के लिए दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए
तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण पर घूम जाती है। अगला आता है यदि दो दर्पण परस्पर थीटा कोण पर हो तो प्रतिबिंबों की जो संख्या है वो होगी 360 बटा थीटा। अब देखिए ये यहां पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन बताए गए हैं जो कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी प्रकार से आपको हर तीसरे चौथे वीडियो के अंतर्गत जितने भी 10-15 जितने भी कंपटीशन एग्जाम योग्य जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ लगातार बने रहिए, साथ में वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।